के अंदर आपस में मतभेद होते हैं तो कभी खुल करके मनभेद की स्थिति हमारी पार्टी में नहीं आती। एक विषय को लेकर के अलग अलग नेताओं के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन बैठक करने के बाद में, विचार करने के बाद में एक मत के ऊपर हम सहमत होकर चलने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का उदाहरण आप देख लीजिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ जो बैठक की अभी खबरें निकल के आ रही हैं, वैसे अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस की बैठकें जिस तरह से एक अखाड़ा बन गई है कुश्ती का, कुमारी शैलजा जी के बीच में, उदय जवान जी के बीच में जिस तरह से बैठक में हंगामा हुआ है, और यहां तक की खबरें हैं कि हाथापाई तक की उसमें नौबत आ चुकी थी। ऐसी जो पार्टी है जिसके अंदर इस तरह की चीजें हैं, वो पार्टी अनुशासनहीनता के मामले में सबसे आगे होनी निश्चित है। आज कांग्रेस पार्टी में जो धड़े में बटे हुए हैं, खुद मान रहे हैं विद्रोही जी कि वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम सब मिलकर मेहनत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सबके अलग ग्रुप हैं, सबके अलग ग्रुप बने हुए हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर फुटबॉल की स्थिति है, आपस में इनके अंदर भयंकर तरीके से। और दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर, देश के अंदर हम बात करें तो सोनिया जी और राहुल जी यानी मां बेटे की पार्टी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब और उनके छोटे बेटे दीपेंद्र जी, वो दोनों पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी लगभग 25 साल तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल के अंदर अध्यक्ष बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जातिवाद भी है, भ्रष्टाचार भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा है। और जिस सफलता की विद्रोही जी बात कर रहे थे, आपका बड़ा चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकसभा चुनाव में इनके दुष्प्रचार के बावजूद, खटाखट खटाखट 8500 रुपए देने की अफवाह और झूठ के बावजूद, संविधान आरक्षण को लेकर झूठ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिला और कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिला। जेजेपी पार्टी को आधा % वोट मिला और इनेलो पार्टी को 1.5% वोट मिला। हमने करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी जीता और राज्यसभा की जो सीट कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से पहले जिस पे हार मान चुकी है, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिली है। इसके साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से ये आपस में लड़ने में, झगड़ने में, एक दूसरे का कांटा निकालने में व्यस्त है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आज विकास की झड़ी लगाई हुई है। ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, रोज घोषणाएं हो रही हैं और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं। ठीक है, लेकिन नेहरा साहब, घोषणाओं पर भी सवाल है। वो कह रहे हैं कि लागू कैसे हो पाएंगी, जल्दी चुनाव का ऐलान होना है। तो आप घोषणाओं के जरिए जीत की बात तो करते हैं, लेकिन ठीक है, वो आपका अपना विषय होगा। बहरहाल अजय गुलिया आऊंगा नेहरा साहब, आऊंगा अजय गुलिया। अहम की लड़ाई और वहम की लड़ाई, दोनों लड़ाई साफ दिख रही है। अहम यह है कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वहम यह है जो हुड्डा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, लड़ाई तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही है, वो आप लोगों को तो लड़ाई में मान ही नहीं रहे हैं। ये वहम है या वहम फैलाया जा रहा है? अजय गुलिया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अतुल भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मशहूर कहावत है कि गैर बकाया किसी की माना नहीं करता। तो बुढ़ा साहब की अपनी सोच होगी। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, लोकसभा के नतीजे जिस प्रकार से आए हैं बिल्कुल हमारे लिए निराशजनक है। लेकिन सब लोग, देखिए, आप अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। आप पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव के नतीजे ऐसे थे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी क्षेत्रीय दल है, हम एक क्षेत्रीय दल हैं। और हम लोगों का हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने राजस्थान में भी प्रयास किया, लेकिन मैं ये मान के चलूं, जिस प्रकार से हमने काम किया, दुष्यंत जी ने सांसद के रूप में काम किया या उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, तो हमारा जो भी कुछ है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। तो हरियाणा प्रदेश, जब लोकसभा के पिछली बार के चुनाव भी हुए थे, इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी दुष्यंत जी चौटाला हिसार लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उसके ठीक बाद है जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 17% वोट आए और 10 सीटें जननायक जनता पार्टी ने जीती। तब भी ये हम लोग, तब भी तो ये हम लोगों को राइट ऑफ कर रहे थे, तब भी तो ये लोग हम लोगों को बच्चों का टोल बता रहे थे। लेकिन ये तय करने का अधिकार ना तो चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, ना किसी बड़े किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता को, और ना ये तय करने का अधिकार जननायक जनता पार्टी के किसी नेता को। ये तय करने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों का है। लोग तय करेंगे। लोकतंत्र में लोग सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो तय करेंगे। हमने अपने काम किए। 10%, 17% वोटें थी अतुल भाई, 10 सीटें थी। हम कितना गुड हरियाणा प्रदेश के लोगों को कर पाए, 10 सीटों के साथ कितना न्याय उनके साथ कर पाए।
बीजेपी के साथ जाने का हमें नुकसान हुआ, बिल्कुल मैं आपके टीवी चैनल के इस मंच से स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से हमें नुकसान हुआ। पर उसके जो फैसले जब हम सरकार में शामिल हुए, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बाद एक बात जरूर कहेंगे, नहीं हमारा फैसला था। अगर ये इनके फैसले थे तो हरियाणा से 7 लगते कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी राज्य में 1500 से ज्यादा पेंशन हो तो बताओ, हरियाणा में 3100 क्यों है? क्योंकि जननायक जनता पार्टी की सोच थी। किसी राज्य ने पहल की हो किसान के खाते में सीधा पैसे देने की, क्योंकि हमारी सोच थी। तो देखिए अब ये हम लोगों को कितना समझा पाएंगे, कितना नहीं समझा ठीक पाएंगे। बात है, लेकिन जो नुकसान हुआ ना वो 4.5 साल के बाद आपको एहसास हुआ। 4.5 साल तक आपको लगता नहीं था कि नुकसान हुआ है। बहरहाल वो भी अपना विषय है, लोकतंत्र में गठबंधन होते रहते हैं, सिर्फ आप ही ने नहीं किया ऐसा भी नहीं है। पंजेटा साहब, अब इस लड़ाई के मुद्दों की अगर बात करें तो उसमें मुद्दे कहां खो जाते हैं? अहम वहम, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, वो कम कर रहे हैं, हम ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में आ गया, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन मुद्दे कहां हैं? देखिए अतुल जी, आपकी बात से मैं 100% जो है वो सहमत हूँ। बहुत सी ऐसी जब बातें होती हैं तो जो अहम मुद्दे हैं, अहम मुद्दा जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, वो प्रभावित करेगा जो हर हरियाणा के नागरिक को करेगा, वो बढ़ता हुआ कर्ज का मुद्दा है। वो बढ़ता हुआ कर्ज के ऊपर कोई निरंतरण नहीं है आज। वो सारा जो ये बोझ है वो हर एक हरियाणा निवासी के ऊपर पड़ेगा वो। और उसके ऊपर भाजपा सरकार ने लगाम तो बेलगाम हो चुका है। ये पिछले 10 साल जो भाजपा का शासन रहा है, 4 लाख करोड़ कोई कम कर्ज नहीं होता, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, जो अब अगर इससे जो आएगा अगला सत्र आएगा उसमें वो आपको साबित भी हो जाएगा, वो पता भी चल जाएगा। खैर उस समय तक भाजपा नहीं रहेगी हरियाणा के अंदर, आप बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद क्राइम का मुद्दा देख लीजिए आप। दिन दिहाड़े हरियाणा की जो सड़कें हैं वो खून से लाल हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। उसके बाद मुद्दा नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको मैं सीधा बेरोजगारी से जोड़ने का काम करूंगा। और बेरोजगारी के अंदर जो CMI के आंकड़े भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार जो है वो हरियाणा के अंदर है। कहीं पेपर रद्द होने की वजह से है, वोट की वजह से, जो भाजपा की गलत नीतियां हैं उस वजह से है। जो आज 2 लाख पक्की जो पोस्ट पड़ी है, सैंक्शन पोस्ट है, उनको ना भरना है। ये सारे के सारे मुद्दे। उसके बाद आज बच्चों को सरकार खुद कह रही है इजराइल चले जाइए, या बच्चे खुद अपनी जमीनें बेच कर विवश हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है। उसकी वजह से वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं। उसके बाद घोटाले पे घोटाले, इतने बड़े घोटाले इस सरकार के अंदर हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले हुए हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना सुविधा शुल्क कोई आज कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई आप देख लीजिए चरम सीमा पर है। उसके बाद ऐसे GST बार बार लगाना, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, चाहे उनकी आय दुगनी का मुद्दा हो, चाहे MSP पे कानून का मुद्दा हो। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का आप देख लीजिए, जो प्रॉपर्टी ID के अंदर और पोर्टलों में खासकर जो ये मुद्दा नहीं मानते, जिसको पोर्टलों में जिस तरह चाहे वो प्रॉपर्टी ID का है, फैमिली ID का है, परिवार पहचान पत्र है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हर वर्ग की जैसे पिटाई करी है इन्होंने लाठी चार्ज कर और उनको रोका गया है। CM जो पहले थे खट्टर जी, उनको ना मिलने दिया जाए, और 4-4, 5-5 दिन तक इस तरह आंगनबाड़ी है, उसके बाद सरपंच हैं और कर्मचारी हैं, चाहे उसमें क्लर्क वालों का था, OPS वालों का मुद्दा है। उसके बाद महिला रेसलर वाला मुद्दा, खिलाड़ियों वाला मुद्दा, महिला कोच वाला मुद्दा। ठीक है, उसके बाद भरमार है। मैं समझ गया कि मुद्दों की भरमार है, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि जब मुद्दों की इतनी भरमार है तो फिर कहीं टिकट के दावेदारों पर चिंता है, कहीं टिकट के दावेदारों को लेकर लड़ाई है। जैसा कह रहे थे विद्रोही साहब कि हर पार्टी में ऐसा होता है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। उनकी पार्टी में अलग अलग बयान जरूर हैं, लेकिन अब आने वाले समय में सब एक मंच पर आ जाएंगे और वो भी मुद्दे उठाएंगे। भड़ाना साहब भी हमारे साथ हैं, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। राकेश भड़ाना, आपके यहाँ भी नेता अलग अलग मेहनत कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, या आप लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी लड़ाई में हैं मुद्दों के साथ? अतुल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी का जो आदेश है, उनका जो नेतृत्व, उसको लेके हम काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम जमीन पे काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं हमेशा। पिछले अगर आप 10 साल से देखें, कांग्रेस की तो हम बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी ने विरोध किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज अगर हरियाणा में देखें
सबसे ज्यादा किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है, पदाधिकारी है तो आम आदमी पार्टी के पास है। अगर हम आज कांग्रेस की भी चलो थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी ना। अभी लोकसभा चुनाव में ही आप लोग साथी थे, अब कह रहे बात ही ना करें उनकी कांग्रेस की। हाँ चलो कर लेते हैं अतुल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के तो ऐसे हालात है अतुल जी कि आपस में जूझ पजार कांग्रेस से पूरी तरीके से आज हरियाणा के लोग देख रहे हैं। गुटबाजी चरम पे कांग्रेस में। वहां कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी हिटलरशाही चल रही है कि वहां जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ एक क्षत्रिय राज चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। और इनके पास देख लो, सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जो लोग अगली सरकार बनाने का दावा करते हैं, 4 प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बदल गए, आज तक इन पे कोई संगठन नहीं बन पाया। हरियाणा में सबसे बड़ा अगर किसी के पास संगठन है तो आम आदमी पार्टी के पास है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कल राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में राहुल गांधी जो इनके सबसे बड़े नेता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने 2 बड़े नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष और शैलजा जी आपस में गुट पड़े। वहां पूरे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष वहां बुला रखे, उनके सामने इनकी खूब जूझ पजार हुई। तो ये तो सरकार बनाने की कहां बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी जमानत जब्त ना हो जाए इनके जो कैंडिडेट्स हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, सबको पता हरियाणा में वो तो एक कठपुतली है। पीछे से अगर किसी को इस सरकार को कोई चला रहे तो आज मनोहर लाल खट्टर जी चला रहे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने जितने भी हरियाणा में भ्रष्टाचार किए, चाहे किसानों को परेशान किया, युवाओं को नौकरियां नहीं दी, महिलाओं के जो इन्होंने वादे किए थे, सारे कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए 9.5 साल में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को हटा दिया। जब इन्हें लगा कि मनोहर लाल जी खट्टर को अगर रखेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इन्होंने फिर ओबीसी का जो कार्ड खेलने की कोशिश की, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाएंगे अतुल जी, क्योंकि हरियाणा के लोग अब जाति पाति पे भरोसा नहीं रखते। हरियाणा के लोग विकास पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो हमने दिल्ली में और पंजाब में जो हमने विकास कराया, जो हमने वादे किए, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे समान विकास की बात हो अतुल जी, वो हमने हरियाणा में, वो हमने पंजाब में भी किया और वो दिल्ली में भी किया। और अब जो 1.5 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा के लोग समझ चुके हैं कि जात पात पे या झूठे वादों पे 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, अब आम आदमी पार्टी को देखने की बारी है। और लोग विकास चाहते हैं और ना कि इनके झूठे। ठीक बात है। अब आप दिल्ली और पंजाब के विकास के आधार पर अगर हरियाणा में जीत देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपको भी लोकतंत्र में ये अधिकार है कि आप ये सपना देखें और वो दावा करें। बहरहाल विद्रोही साहब, भाई बीजेपी, जेजेपी, इनेलो अगर वो सवाल उठाते तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है, लेकिन भड़ाना साहब जो कि कांग्रेस के साथी रहे अभी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने तो बड़े बड़े सवाल उठा दिए। हिटलरशाही, तानाशाही, फूट और जो महत्वाकांक्षा है, वो सारी चीजें कांग्रेस के अंदर है। अतुल जी, इसी हिटलरशाही, इसी तानाशाही और इसी फूट के साथ ये लोग हाथ जोड़कर हरियाणा में पीछे किस तरह चिरोरी कर रहे थे, ये पूरा हरियाणा जानता है। और पूरे मीडिया में प्रकाशित भी हुआ कि भाई कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की चिरोरी कर किस तरह इन्होंने अपने आप को कुछ वोटें पाई। अब ये लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं, करे, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये कितने पानी में है पता चल जाएगा, अभी 1 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में भी ये लंबे चौड़े दावे मार रहे हैं, वहां भी इनको पता चल गया। कह रहे थे कांग्रेस कुछ है नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है। जो नहीं कांग्रेस थी वो 7 सीट जीते, और जो बहुत लोकप्रिय थी भारतीय जनता पार्टी। अब ये लोग, और अगर इस बार हमारा गठबंधन ना होता, अरविंद केजरीवाल आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, इनमें तो कार्यकर्ता ही नहीं था। हमारी बदौलत 5 लोकसभा ही जीत गए और इन्होंने इस बात का एहसान माना। हुड्डा ने कहा कि अगर इनके पास इनका संगठन ना होता। अब एहसान माना या नहीं माना, अब तो बात पुरानी हो गई ना। विद्रोही साहब ने अपनी बात रख दी है। उनका कहना है कि आप लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, 1 सीट इसी वजह से मिला आपको। अगर इतने ही मजबूत होते तो बराबर सीटों पर लड़ते आप, 5 आप लड़ते, 5 वो लड़ते। अतुल जी, हम तो बार इनकार कर रहे थे। अतुल जी, अतुल जी, ये लंबे लेट गए थे। इन्होंने अतुल जी केजरीवाल से रिक्वेस्ट करी, अतुल जी हाथ जोड़ रहे थे। ये ऐसे काम चलेगा क्या अतुल जी? ठीक है, भड़ाना साहब सुनते हैं। विद्रोही साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग लंबे लेट गए थे। आप लोगों ने जो आप कह रहे हैं कि वो चिरौरी कर रहे थे, वो आप लोग कर रहे थे। विद्रोही साहब, हाँ, ये लोग कर रहे थे। राकेश जी 1 मिनट, 1 मिनट। भड़ाना साहब, भाई ऐसे नहीं प्लीज। राकेश भड़ाना प्लीज, ऐसे नहीं। विद्रोही साहब को अपनी बात पूरी करने दे। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। अतुल जी, आप
ने कितने कार्यक्रम किए थे। हम तो इनसे समझौता ही नहीं करना चाहते थे। इन्होंने चिरोरी कर करके एक सीट ले ली, हमने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनको एक सीट दे दी थी, और वो एक सीट इनकी कोई हैसियत नहीं है, वहां की एक एक वोट हमारी है। 6 महीने पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था आदमपुर से, कितनी वोट मिली थी इनको? 2800 वोट। आज इनकी करें हम बहुत बड़ा संगठन है, बोला कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ जा रहे हैं। भाई ठीक है, आपका बहुत बड़ा संगठन है भैया, आपका स्वागत है, इंतजार करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जमानतें जब्त होती हैं, आपकी जमानत जब्त होती है। अब जजपा के साथी भी कह रहे थे कि भाई हम कहीं कुछ नहीं है। भाई कोई बात नहीं, आप कहीं हम कहीं कुछ नहीं है, हम हारे या जीते, पर 2019 में भी हमसे ही मुकाबला था। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे दलों की कोई हैसियत नहीं होती या दूसरे दलों को कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। हर दल को अधिकार है, हर दल अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, हर दल की अपनी संभावनाएं होती हैं। पर 2019 में बेशक भारतीय जनता पार्टी जीती, परंतु मुख्य मुकाबले में तब भी हम ही थे। 31 हमको मिली थी, 41 उनको मिली थी, ज्यादातर सीटों पर हमको ही सीटें मिली थी। ये कह रहे भाई हम आपको बानर कहा, भाई माफ करना गुड़िया जी, कांग्रेस ने तो आपको बच्चों का टोला नहीं कहा, आपको बंदरों का टोला, बच्चों का टोला, पता नहीं क्या क्या मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था क्या? चौटाला परिवार के या आपके अग्रज चौटाला ने, उनके बेटे अभय चौटाला, हमने तो तब भी आपको कुछ नहीं कहा, आज भी हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो भाई एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जेजेपी का मतलब वोट देने का मतलब है भाजपा को साथ देना, क्यों अंत ये भाजपा के साथ ही जाएंगे। और ये जनता ने तय कर दिया, जिनको 75 पार भेज रहे थे ये लोग, ना जमुना पार भेज रहे थे, उन्हीं के साथ गए। अब हमें अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है। जनता ठीक है, ठीक है। राकेश भाड़ा कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से काउंटर, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊं। अतुल जी, मैं एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इतने बल्लेबाज आप थे तो जब पिछली बार आप अकेले चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटा दी थी आपके 10 के 10 लोकसभा के जो कैंडिडेट थे। कोई 6 लाख से आ रहा था, वो 8 लाख से आ रहा था। दूसरी बार, इस बार जो आपके हमसे गठबंधन हो गया, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि आपके पास एक भी पदाधिकारी नहीं है। पहले मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी बात आराम से सुनी है, पहले आप मेरी बात सुनो। आपके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं है, आपने हमारे कंधे में धर के बंदूक चलाई, और आप लंबे लेटे हुए थे दिल्ली में, आप लंबे लेटे हुए थे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी के सामने कि हमसे गठबंधन कर लो। ना हमारे पास दिल्ली में कुछ बचा है, ना हरियाणा में कुछ बचा है। अगर हम ना होते अब राकेश भाई विद्रोही साहब ने भी एक काउंटर किया था कि अगर आपने दिल्ली में इतना विकास कर दिया तो आप लोकसभा में कहां थे, कहां कितनी सीटें आप जीत गए? 2019 में सर कांग्रेस तो हार गई, लेकिन दिल्ली में विकास करने के बाद भी आप क्यों नहीं जीत पाए? ये भी तो सवाल है ना। जब इतना ही विकास किया तो वहां पर क्यों आप लेट गए? अतुल भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। अतुल भाई, हमारा दुर्भाग्य था जो हमने इनसे गठबंधन किया। लोग कांग्रेस को अरे 2019 की बात कर रहे हैं भाई, इस बार तो दुर्भाग्य था। 2019 में हरियाणा में हमारी क्या गत बनी थी? मैं 2000 मैं भी बात कर रहा हूँ, हमको 23% वोट मिली थी दिल्ली में, और तुमको 21% वोट मिली। और दिल्ली में इस बार भी आपको क्या मिला? इस बार भी दिल्ली में आपको क्या मिल गया? मैं कह रहा हूँ ना, इनसे गठबंधन कर लिया। उनसे गठबंधन आपने कहां पे किया था? दिल्ली में किया था, हरियाणा में किया था? केजरीवाल के पैरों में पढ़ के इन्होंने अब पैरों में पढ़ने की तस्वीर शायद राकेश भाड़ा ने देखी होगी, किसी और ने तो देखा नहीं। बहरहाल ठीक है। विजेंद्र नेहरा, देखिए लड़ाई ऐसे ही छिड़ जाती है। जो आपके साथ सत्ता में बैठे थे वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं, और जो लोकसभा में साथी थे वो एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बीच में फायदा बीजेपी कहां देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की लड़ाई में फायदा नहीं देखती अतुल जी। हम तो अपने दम पे राजनीति करते हैं, अपने दम पे जनता की सेवा करने का काम करते हैं। और जिस तरह से जिस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से लेके आज तक जमानत नहीं बची, उस पार्टी के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इसको देख करके पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता यही कह रही होगी कि पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये जो आप पार्टी के साथी हैं, ये कहते हैं सबसे मजबूत हमारा संगठन है, इसीलिए 2014 से लेके आज तक हरियाणा के पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक एक भी चुनाव में इनकी जमानत नहीं बची है, ना आगे बचेगी। इसलिए इनको गंभीरता से ना जनता लेती है, ना हमें लेने की जरूरत है। रही बात विद्रोही जी की, देखिए कांग्रेस पार्टी का मैंने बताया कि कितनी भयंकर इनमें फूट है अतुल जी। आज कांग्रेस पार्टी का लगभग पिछले 15 वर्ष से हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है।
ये दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग हैं, दलितों के विरोधी लोग हैं, क्योंकि पहले कुमारी शैलजा जी, अशोक तंवर जी, इनको संगठन नहीं बनाने दिया, और जिस तरह से दलित समाज से आने वाले अशोक तंवर जी के साथ मारपीट करके, बेइज्जत करके उनको पार्टी से निकाला, इसका जो अपमान का बदला ये दलित समाज कांग्रेस पार्टी से इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर लेने वाला है। इसके साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हम विकास में जनता के काम करने में व्यस्त हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं, जो नेता हैं, वो आपस में लड़ने में, झगड़ने में व्यस्त हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अपने 10 साल के शासन काल में 1,40,000 बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरी देने का काम किया, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों को हमने स्थायी नौकरी पक्का करने का काम किया है। हरियाणा देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों को MSP पे खरीदने का काम करता है। हरियाणा के अंदर हमने गांव के अंदर भी लाल डोरा को खत्म करके स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव के किसान के घरों की रजिस्ट्री करने का काम किया है। हर घर मीठा नल से जो जल योजना के माध्यम से हमने जो पानी पहुंचाने का काम किया है, हर घर में हमने मीठा पानी पहुंचाया है। हमने गांव से लेके, गरीब से लेके, किसान से लेके, महिला से लेके, व्यापारी से लेकर के समाज के हर वर्ग के लिए हमने काम करने का काम किया है। आज मुझे बताइए आप, 133 करोड़ किसानों का हमने जो आबी आने का उनका कर था उसको माफ करने का काम किया है। 500 रुपए में BPL परिवार को, लगभग 50 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज 21 लाख रुपए तक की पावर, आज 21 लाख रुपए तक की पावर सरपंच को दी है। बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक की पावर सरपंच बिना टेंडर के अपने गांव के अंदर विकास के काम करा सकता है। इसके साथ साथ 5800, ठीक है विजेंद्र भाई, ठीक है, मैं आपकी बात से मोटा मोटा जो आकलन निकाल रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम जो घोषणाएं अभी कर रहे हैं और जो हमने सरकार में रहते हुए काम किया है वही हमारा मुद्दा है, उसी मुद्दे के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और जनता से आपको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ विद्रोही साहब, बोलिए बोलिए विद्रोही साहब। एक लाइन की टिप्पणी, हाँ बोलिए। इनके तथाकथित दलित नेता को 2,70,000 वोटों से सिरसा में हराया और ये कह रहे दलित बदला लेके। अरे कुछ तो शर्म कर भाई। ठीक, अजय गुलिया, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं, शर्म भाई कोई नहीं, किसी को नहीं आनी चाहिए। राजनीति में शर्म आती ही कहां है? सही कह रहे हैं। राजनीति में तो शर्म को ही शर्म आ जाती है। कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा बहरहाल अजय गुलिया जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं पंजेटा साहब के पास जाऊं। भाई मुद्दों पर भी चर्चा हो गई, अहम वहम पर भी चर्चा हो गई और शर्म पर भी चर्चा हो गई। अब यहां पर सवाल यह है कि परसेंटेज कितना किसके वोट का है। कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी हमारी ही लड़ाई थी और वो वोट परसेंटेज के तौर पर दिखाई दे रहा है कि कौन किसको कितना वोट परसेंट मिला। और जो पार्टी अपना 10 लोगों को लेकर सत्ता में रही वो वापसी में बुरी तरह ध्वस्त हो गई। ये आपके लिए चिंता का विषय है या लगता है कि इस बार विधानसभा में वो फिर से टूटेगा? नहीं अतुल भाई, चिंता का विषय तो बिल्कुल है। मंथन भी किया, चिंतन भी किया, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको इतनी वोटें आई, इनको इतनी वोटें आई, हमें इतनी वोटें आई और यही तय है, तो फिर मैं कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जरूरत क्या है? यही वोटों के, लोकसभा की वोटों के हिसाब से इनके विधायकों की गिनती कर लें और सरकार बन जाएगी हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लोग अपना निर्णय ले सके। जो लोकसभा में उन्होंने निर्णय लिया उसके इतर अगर वो कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी और राजनीतिक दल के हाथ में मौका देना चाहते हैं, तभी तो विधानसभा चुनाव होंगे। अगर लोकसभा की वोटों से फैसला होना था तो वोट परसेंटेज के हिसाब